हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की स्थिति का वर्णन किया था या अध्ययन किया था। अब हम हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों की चर्चा करेंगे। हॉब्स अपने ग्रंथ लेवियाथन के 14वें अध्याय में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों का प्रतिपादन किया है। अर्थात हॉब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन के 14वें अध्याय में प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक नियमों की चर्चा करता है। उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार आदिकालीन अवस्था में मानव जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी व्यवहार स्वतंत्रता थी। अर्थात हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य से पूर्व अर्थात आदिकाल में मानव जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी थे। अर्थात एक ऐसा व्यवहार स्वतंत्रता थी जो लोग अपनी इच्छा से अपनाते थे। अर्थात खुद जीवित रहने के लिए दूसरों के अधिकारों की भी स्वतंत्रता करते थे। इस प्रकार ये अधिकार एक व्यवहार स्वतंत्रता थी जो लोग अपनी इच्छा से अपनाते थे, जो प्रत्येक व्यक्ति में स्वभावतः निहित थी। अर्थात व्यक्ति ऐसा अपने स्वभाव से ही करते थे, वो किसी से बाध्य या किसी कारण से बाध्य नहीं थे। व्यक्ति को अपने जीवन धारण करने के लिए किसी को लूटने या मार डालने की स्वतंत्रता थी। अर्थात हॉब्स कहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने के लिए किसी को लूटने और मार डालने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। टी.एच. हक्सले ने ऐसे अधिकार को शेर का अधिकार कहा है। अर्थात इस अधिकार को टी.एच. हक्सले ने शेर का अधिकार कहा है। वैसे तत्कालीन सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है। ये लॉ एंड ऑर्डर वही हक्सले का शेर का अधिकार है। अर्थात एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरों को मार करके अपने को जीवित बचाने के लिए खा जाता है, अर्थात अपने हितों के लिए दूसरों पर अन्याय कर देता है, इसी को शेर का अधिकार कहा जाता है। लेकिन प्राकृतिक अधिकारों के साथ ही कुछ प्राकृतिक नियम भी थे। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ कुछ प्राकृतिक नियम भी थे जिनका पालन करने से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते थे। अर्थात जिनका पालन करने से व्यक्ति या मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते थे। हॉब्स का मत था कि मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार ये सब एक दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता था। अर्थात हॉब्स का कहना है कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों से सब एक दूसरे की हत्या अर्थात सब लोग मिलकर एक की हत्या कर दें और लूटमार का अधिकार व्यक्तियों को और मनुष्यों को मिल जाता था, जिससे जीवन सर्वथा असुरक्षित हो जाता था। अर्थात ऐसी स्थिति में सबका जीवन असुरक्षित हो जाता था, लेकिन सभी व्यक्ति जीवन को सुरक्षित बनाए रखना चाहते थे। अर्थात सभी व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखना चाहते थे। अतः वे प्राकृतिक दशा में भी अपनी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ नियम बना लेते थे। अर्थात हर व्यक्ति इससे प्रभावित था, तो वे अपना जीवन सुरक्षित बचाए रखने के लिए बुद्धि से कुछ नियम बना लेते थे। इन नियमों की पालना करके मनुष्य अराजकता की स्थिति में भी सुखपूर्वक रह सकते थे। अर्थात इन नियमों के द्वारा मनुष्य अराजकता की स्थिति में भी सुखपूर्वक रह सकते थे। हॉब्स ने इन प्राकृतिक नियमों को शांति की धाराओं का नाम दिया था। अर्थात हॉब्स ने इन नियमों को शांति की धाराओं का नाम दिया था। हॉब्स ने प्राकृतिक नियम की परिभाषा देते हुए कहा था कि यह वह विषय है जो विवेक द्वारा खोजा गया है। अर्थात हॉब्स ने कहा है कि यह वह विषय है जो विवेक या बुद्धि द्वारा खोजा गया है, जिसके द्वारा मनुष्य के वे कार्य निषेध हैं। अर्थात मनुष्य के वे कार्य पर नियंत्रण है, अर्थात निषेध हैं, जो उसके जीवन के लिए विनाशप्रद हैं। अर्थात जो उसके जीवन के लिए विनाशप्रद हैं, अर्थात उसके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, या जिनसे जीवन की रक्षा के साधनों का हरण होता है। अर्थात जीवन की रक्षा के साधनों का हरण होता है, ऐसे कार्य व्यक्ति नहीं करेगा, या व्यक्ति के ऐसे कार्यों को निषेध किया जाता है जिनसे उनके जीवन की रक्षा का हरण किया जाता है। लेकिन इन प्राकृतिक नियमों को कानून नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कानून तो संप्रभु की आज्ञा है। अर्थात हॉब्स ने कहा है कि इन प्राकृतिक नियमों को कानून नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कानून तो संप्रभु की आज्ञा होते हैं। अर्थात राजा की आज्ञा दिए गए आदेश ही
कानून होते हैं। प्राकृतिक नियम मनुष्य को बाध्य करता है, अर्थात होब्स कहता है कि प्राकृतिक नियम मनुष्य को बाध्य करते हैं कि वह प्राकृतिक अवस्था में आत्मरक्षा के लिए इच्छा अनुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता थी। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में आत्मरक्षा के लिए इच्छा अनुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता थी, अर्थात खुद को बचाने के लिए दूसरे को मारना पड़े तो भी मारना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपनी इस स्वाभाविक स्वतंत्रता का कुछ अंश त्याग दे, अर्थात अपनी इस स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा त्याग दे ताकि वह शेष स्वतंत्रता का अधिक निश्चित रूप से उपभोग कर सके। अर्थात वो होब्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा त्याग दे जिससे वह अपनी शेष स्वतंत्रता का अधिक निश्चित रूप से उपभोग कर सकता है। इस प्रकार प्राकृतिक नियम पूर्ण स्वेच्छाचारिता तथा उत्तरदायित्व के मध्य एक कड़ी थी, अर्थात ये प्राकृतिक नियम पूर्ण स्वेच्छाचारिता तथा उत्तरदायित्व के मध्य एक कड़ी थी। इसी आधार पर होब्स ने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम अंतर स्पष्ट किया, अर्थात उसने प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक नियमों में अंतर स्पष्ट किया है। प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था को निरंतर संघर्ष की स्थिति बना देते हैं। होब्स कहता है कि प्राकृतिक अधिकार हैं वे प्राकृतिक अवस्था को निरंतर एक संघर्ष की स्थिति बना देते हैं जिसमें जीव या मनुष्य आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, जबकि प्राकृतिक नियमों के अनुसार आचरण करके मनुष्य प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकता है। अर्थात होब्स कहता है कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार आचरण करके मनुष्य प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकता है और आत्म परीक्षण के उद्देश्य से सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपना आत्म परीक्षण कर सकता है। होब्स ने इस प्रकार के 19 प्राकृतिक नियम बताए। होब्स ने ऐसे प्राकृतिक नियमों की संख्या 19 बताई है जिनमें से 10 प्राकृतिक नियम इस प्रकार है, अर्थात उसने 10 मुख्य प्राकृतिक नियमों की चर्चा की है जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है प्रत्येक मनुष्य को शांति के लिए वहाँ तक प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को शांति के लिए वहाँ तक प्रयत्न करना चाहिए जहाँ तक सफलता की आशा हो, अर्थात जहाँ तक सफलता की आशा हो, तथा अंतिम विकल्प में युद्ध का प्रयोग कर सकता है। अगर अंतिम स्थिति में भी शांति स्थापित नहीं होती है तो व्यक्ति को वह युद्ध का विकल्प अपनाने के लिए कहता है कि अंतिम रूप में वह युद्ध का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है कि मनुष्य को शांति तथा आत्मरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों को उस सीमा तक त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए, अर्थात होब्स कहता है कि मनुष्य को शांति तथा आत्मरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों को उस सीमा तक त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए जहाँ तक दूसरे लोग भी इसके लिए तैयार रहते हैं, अर्थात दूसरे लोग भी इसको त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा है व्यक्तियों को अपने समझौतों का पालन करना चाहिए, अर्थात तीसरा बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी समझौता किया है उसकी पालना करनी चाहिए। उपरोक्त तीनों नियमों का सार होब्स के शब्दों में यह है कि दूसरों के साथ वैसा ही करो, अर्थात होब्स कहता है कि दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा अपने लिए उनसे चाहते हो, अर्थात जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। 4 नंबर, जिस मनुष्य को दूसरे की कृपा से कोई लाभ प्राप्त होता है तो उसे चाहिए कि वह उस मनुष्य को जिससे लाभ हुआ है ऐसा न्यायोचित अवसर न दे कि उसे अपनी सद्भावना के लिए पछताना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ है कि मनुष्य को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। होब्स कहता है कि जिस मनुष्य को दूसरे की कृपा से या दूसरे की कृपा से जो लाभ प्राप्त हुआ है तो उसे चाहिए कि वह उस मनुष्य के साथ ऐसा कार्य न करे जिससे उस व्यक्ति को अपने किए हुए पर पछताना पड़े, अर्थात व्यक्ति को किसी के साथ कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। 5 नंबर नियम है प्रत्येक व्यक्ति को अन्य लोगों के साथ निभाकर चलना चाहिए। होब्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ निभाकर चलना चाहिए। 6 नंबर है कि भविष्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक को उन दूसरे मनुष्यों की पिछली त्रुटियों को क्षमा कर देना चाहिए जो पश्चाताप करके क्षमा चाहते हैं, अर्थात होब्स कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा किया है
और वह पश्चाताप करके क्षमा चाहता है तो उस व्यक्ति की पिछली त्रुटियों या पुरानी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। 7वां नियम है, प्रतिशोध लेने में मनुष्य को विगत बुराई की महत्ता को नहीं वरन भविष्य में उससे होने वाली अच्छाई की महत्ता देखनी चाहिए। हॉब्स कहता है कि प्रतिशोध की भावना जब प्रबल हो जाती है तो मनुष्य को विगत बुराई अर्थात पीछे जो बुराई हुई है उसको महत्व नहीं देना चाहिए, जबकि भविष्य में उससे होने वाली अच्छाई को महत्व देना चाहिए। अर्थात दूसरों के साथ संबंध इस आधार पर बनाने चाहिए कि बुराई को न देखते हुए भविष्य की अच्छाई को ध्यान में रखना चाहिए। 8 नंबर नियम है, किसी व्यक्ति को कर्म, शब्द, मुद्रा या संकेत द्वारा दूसरे के प्रति घृणा प्रकट नहीं करनी चाहिए। अर्थात होब्स कहता है कि व्यक्ति को किसी दूसरों के प्रति अपने कर्म, ऐसे शब्द या ऐसी चेहरे पे मुद्रा नहीं बनानी चाहिए या ऐसे संकेत चेहरे के द्वारा नहीं देने चाहिए जिससे दूसरों के प्रति घृणा प्रकट हो। 9वां नियम है, प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को अपने समान समझना चाहिए। होब्स कहता है कि प्राकृतिक रूप से हर मनुष्य समान है या हर व्यक्ति समान है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को अपने समान समझना चाहिए। कभी भी दूसरे व्यक्ति को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए तथा उसको कमतर मानते हुए उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। अर्थात सभी व्यक्तियों को अपने समान समझना चाहिए। 10वां नियम है, किसी भी व्यक्ति को शांति की शर्तों को मानते समय स्वयं के लिए ऐसे अधिकार सुरक्षित नहीं रखने चाहिए जिन्हें वह दूसरों के लिए सुरक्षित नहीं रहने देना चाहता। अर्थात अगर व्यक्ति शांति के लिए कोई समझौता करता है तो ऐसे अधिकार अपने लिए सुरक्षित नहीं रखने चाहिए जैसे वो दूसरों को नहीं रखने देना चाहता है। अर्थात जितने अधिकार स्वयं रखे उतनों ही दूसरों को भी रखने देना चाहिए। अर्थात अधिकारों को लेकर के या अपनी शर्तों को लेकर के सामने वाले पक्ष से भेदभाव नहीं करना चाहिए।